हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश, जो कक्षा 12वीं की किताब है। तो स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल के हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। भारतीय सरकारों के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारण, यानी भारतीय सरकार से बांग्लादेश नाखुश होने कारणों में भारत में अवैध अप्रवास पर ढाका के खंडन। अवैध प्रवास समझ रहे हैं। भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों को समर्थन। भारतीय सेना के पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश से इनकार। यानी हम जब पूर्वोत्तर राज्यों में जा रहे हैं तो बांग्लादेश ने रास्ता देने से इनकार कर दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि भारत में अवैध अप्रवासी और भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमात और भारतीय सेना के पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए रास्ता देने से बांग्लादेश ने इनकार कर दिया। ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से बाहर से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करना, यानी म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर, यानी बांग्लादेश से जो एरिया से होते हुए जा रहा है, भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने, चूँकि निर्यात करना चाहते हैं, न करने देने जैसे मामले शामिल हैं। तो ये एक दूसरे के मतभेद है, मनमुटाव है। आगे देखते हैं। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बर्ताव करती है। यानी जब नदी जल की बात करती है उसकी हिस्सेदारी में, तो वो दादागिरी दिखाती है। इसके अलावा भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देना और बांग्लादेश ने प्राकृतिक गैस में सेंधमारी की और व्यापार में बेईमानी बरतने पर भी आरोप है। विभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मामले पर सहयोग करते हैं। यानी भारत और बांग्लादेश आपस में सहयोग भी करते हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं। आप जानते हैं बांग्लादेश में एक पॉलिसी चलती थी, तो बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट जो पॉलिसी पुरानी चलती थी, उसको जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक्ट का चेंज कर दिया था। 2014 से एक्ट ईस्ट, सिर्फ देखो नहीं, उसमें एक्ट करो, कार्य करो, विदेशी व्यापार बढ़ाओ वगैरह वगैरह नीति का हिस्सा किया। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण एशिया पूर्व एशिया के संपर्क साधने की बात कही। यानी कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसके संपर्क साधने की बात कही गई है। कब? आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन और व्यापार के मामले में, यानी आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मामले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। और 2015 में दोनों ने परिक्षेत्रों, यानी कि एन्क्लेव जो आसपास का इलाका है, का आदान प्रदान किया है। परिक्षेत्र हुआ था ना 2015 में, आई थिंक, कि कितने एकड़ ज़मीन आदान प्रदान करना पड़ा। आपने सुना होगा न्यूज़, आई थिंक 100 एकड़ था ना। और संविधान संशोधन में था, संविधान संशोधन नंबर 100 था और एकड़ कुछ और था। मैं संविधान संशोधन याद कर पा रहा हूँ। 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश और भारत आपस में कुछ इनक्लेव, यानी कुछ परिक्षेत्र एक्सचेंज किए।
इसके प्रयास जारी है। साझी खतरों को पहचान कर एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता बरत कर सहयोग के दायरे बढ़ाए जाए। अगर अब भारत नेपाल की बात करें, अभी तो हम भारत और बांग्लादेश की बात कर रहे थे, अब भारत और नेपाल की अगर बात करें तो भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है, अच्छे संबंध है, यारी दोस्ती वाली। और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट यानी पारपत्र, पासपोर्ट की हिंदी क्या होती है, पारपत्र, बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। आप जानते हैं जो तराई का एरिया है नेपाल बॉर्डर से रिलेटेड, गोरखपुर, महाराजगंज, जो ये एरिया है सिद्धार्थनगर है वगैरह वगैरह, सब तराई इलाका है। उसमें लोग आते जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, हमने तो खुद जाके देखा हुआ है। खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए। अतीत में, पुराने समय में मनमुटाव पैदा हुए नेपाल की चीन के साथ। नेपाल और चाइना एक साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। मतलब भारत चाहता है कि नेपाल आप हमसे दोस्ती रखें, चाइना से ज़्यादा नहीं करें। भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई क्योंकि नेपाल और चाइना एक साथ आने लगे। दिन क्या हुआ नेपाल को चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार अक्सर अपनी प्रसन्नता जताई। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती। जो नेपाल सरकार है वो भारत विरोधी तत्व जो होते हैं उसके खिलाफ कदम नहीं उठाती है। इससे भी भारत नाखुश है कि भाई हमको सपोर्ट करना चाहिए, आप ऐसी कंडीशन को हवा नहीं दीजिए। भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है कि नेपाल में जो माओवादी आंदोलन चलते हैं वो असुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, यानी नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। कौन? भारत सरकार। क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूहों का उभार हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक, बिहार से आंध्र प्रदेश तक नक्सलवादियों का उभार हुआ है। नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामले में दखल दे रही है। भाई उनको ऐसा लगेगा, लेकिन हम तो किसी और दृष्टि से देख रहे हैं। और उनके नदी जल तथा पन बिजली पर आंख गड़ाए हुए हैं। यानी कि नेपाल के लोग ऐसा लगता है कि भारत एक तो बड़ा है, विशालकाय है, पावरफुल है, और दूसरा हमारे संसाधनों पे भी नज़र गड़ाए हुए है। जैसे नदी जल हो गया, पन बिजली है, उस पर आंख गड़ाए हुए। चारों तरफ से ज़मीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत को उसके भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। तो ये तो प्राकृतिक चीज़ है ना, उसमें नेपाल को रोकने क्या बात है भाई? वो प्राकृतिक रूप से भू क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो हम ऐसा क्यों करेंगे? जबकि नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। अगर फाइनली देखा जाए, कंक्लूजन निकाला जाए, तो शांतिपूर्ण है और संबंध एकदम मजबूत हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रखा है, क्या लिखा है कि भारत और नेपाल दोस्त हैं, भारत और भूटान भी दोस्त हैं, इनके दोनों के संबंध मधुर हैं, अच्छे हैं। देन विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार और वैज्ञानिक सहयोग, दोनों देश जितने सारे मतभेद थे, विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन
बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मामले में एक साथ हैं और मिल के ये सब उत्पादन करते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की, ये बढ़िया टॉपिक है, नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देश के बीच संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद बंधी है। यानी कि चूँकि हम भी लोकतांत्रिक देश हैं, नेपाल भी अगर लोकतांत्रिक देश हो गया तो फिर बढ़िया है ना, दोनों की सोच थोड़ी मिलती जुलती हो जाएगी। श्रीलंका और भारत, अब आगे हम श्रीलंका और भारत। इससे पहले पढ़ा बांग्लादेश, फिर नेपाल, फिर हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीलंका। मतलब ये भी हमारा पड़ोस में, चूँकि हम पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष, आप जानते ही हैं, उसमें श्रीलंका में जो कि 74% सिंगली लोग हैं और लगभग 18% तमिल भाषी लोग हैं। उसमें भी 13% मूल के हैं और बाकी जो 5% हैं वो एक्चुअल में इंडियन हैं, जो अंग्रेज़ों के समय में मज़दूर बना के बागानों में काम करने के लिए तमिलनाडु से ले गए थे। अब चूँकि तमिलनाडु लगभग हमको लग रहा है 55 किलोमीटर के आसपास है। यानी श्रीलंका की अगर बात करें तो ये जो हमारा केप कैमोरिन है, ये क्या बोलते हैं इसको, मालाबार तट, मालाबार तो इधर है, कोरोमंडल, ये मालाबार है, ये कोरोमंडल। तो कोरोमंडल जो तट है, यहाँ से श्रीलंका लगभग 55 किलोमीटर की बात करते हैं। 55 किलोमीटर बाद ये श्रीलंका है। तो ये बहुत नज़दीक है, तो यहाँ से अंग्रेज़ यहाँ से लोगों को ले गए, और चूँकि ये सब लोग तमिल भाषी लोग हैं तो गए वहीं पे, ये लोग बस गए, रह गए, तो वहाँ पे भारतीय मूल के कहलाए जाते हैं। तो ये है श्रीलंका में जातीय संघर्ष। तो श्रीलंका और भारत के सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से, देखिए वही पॉइंट है, यस, इसको आप लोग ना बढ़ा के देखिएगा, स्पीड बढ़ा के देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत स्लो बना रहा हूँ अच्छे से। तो से नाखुश और उसे मारा जा रहा है, क्या पढ़ रहा हूँ यार, नाखुश है और उसे मारा जा रहा है, तो ऐसे में भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना असंभव लगता है। 1987 की बात है कि सैन्य हस्तक्षेप के बावजूद भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामले में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों देशों ने संबंध मजबूत हुए हैं, दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं। श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों में भारतीय मदद से दोनों देश एक दूसरे के करीब आ गए। यानी कि जब सुनामी आई थी श्रीलंका में, तो उसमें भारतीय यानी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मजबूती से उनको सैन्य शक्ति, राहत वगैरह वगैरह प्रदान किया। देन हम दोनों की आपसी नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं। तो श्रीलंका हो गया। एक्चुअली हम बस पड़ोसी के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे हम 10वीं क्लास में, उसमें क्या है कैसे है, और फिर 11वीं के पार्ट्स में है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी जब पढ़ते हैं। भारत और भूटान की बात करें तो भारत और भूटान के साथ बहुत ही अच्छे संबंध रिश्ते हैं, और भूटान के सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है, मतलब थोड़ा मोड़ा तो पड़ोसी देशों में होता ही रहता है टसन। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली, क्योंकि जो भी आतंकवादी हैं, गुरिल्ला हैं या उग्रवादी हैं, उनको अगर भगा देगा तो भाई पड़ोसी है ना हमारा, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। भारत और भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजना
बड़ी परियोजना के हाथ बटा रहा है, यानी भारत भूटान की पनबिजली योजना में हाथ बटा रहा है। इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। जो भी हिमालयी देश में विकास होते हैं तो भारत उसमें ज़्यादा योगदान देता है। मालदीव के साथ, तो ये भूटान के साथ हमने देखा थोड़ा सा। अब मालदीव के साथ संबंध में देखें। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी से भरे हैं, यानी अच्छे संबंध। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की है। समझ रहे हैं? आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है। इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों को भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी है। चूँकि पावरफुल है, हम छोटे छोटे हैं, तो कहीं ऐसा ना करे कि कब्जे कर ले, जबकि भारत की ऐसी नीति कभी रही नहीं है। ये तो नीति चाइना की है, जो कि 5 फिंगर पॉलिसी चलाता है। चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी पढ़े हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। 5 फिंगर पॉलिसी पढ़ लीजिएगा। पंचशील समझौता पे जब नेहरू जी ने जाके वो हस्ताक्षर किए थे, चाउ एन लाई थे, आई थिंक चाउ एन लाई, यस चाउ एन लाई थे उस समय जो। दूसरी तरफ अगर देखें तो भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। मतलब राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने से बहुत सारी संकट आने लगती है। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, जबकि ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। नहीं कर सकते में डिफरेंस है ना। और कौन सी मूवी थी, शाम बहादुर करके मूवी थी, उसमें इंदिरा गांधी बोलती है कि तुम नहीं कर सकते। सैनिक शासन की बात हो रही थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। तो डिफरेंस है ना बातों में, नहीं कर सकना और नहीं करना। दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं, नेपाल, भूटान आपस में तथा बांग्लादेश, म्यांमार के बीच, जातीय मूल के नेपालियों के भूटान आप्रवास तथा रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में आप्रवास के मसले पर मतभेद रहे हैं। बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालयी नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर खटपट है। यह बात सही है कि इस इलाके के सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच है। इसका एक कारण दक्षिण एशिया का भूगोल भी है। दक्षिण एशिया का भूगोल आप जानते हैं, सब आपस में सटे पटे। यहाँ भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं। समझ रहे हैं, इसलिए ये सब खटपट होता रहता है। आइए अब नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, शांति और सहयोग। शांति और सहयोग जो आपस में ही करेंगे ये लोग भारत के साथ। क्या दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं? क्वेश्चन है। या ये देश एक दूसरे के सिर्फ लड़ते रहते हैं? अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी दक्षेस साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क
दक्षिण एशिया के देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। यानी जो सार्क संगठन बनाया गया है, इसको दक्षेस बोलते हैं, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशिया के देशों द्वारा बहुस्तरीय संसाधनों से आपस में सहयोग करने के लिए बनाया गया, यानी इसके दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। और उसकी शुरुआत, यानी इसकी शुरुआत अगर बात करें तो 1985 में हुई। 1985 और 1885 में क्या हुआ? 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था ना। दुर्भाग्य से विभेदों की गैर मौजूदगी के कारण दक्षेप से ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। दक्षेस यानी कि सार्क, दक्षेस के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता किया, जिसको बोलते हैं साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता हुआ साफ्टा के नाम से जाना गया, और इसे पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वादा है। मुक्त व्यापार करेंगे। दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। मतलब आसानी से आना जाना व्यापार करना, ऐसा कह रहे हैं क्वेश्चन। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार के क्षेत्र समझौते यानी साफ्टा के पीछे यही भावना काम कर रही है, ताकि हम फ्री ट्रेड कर सकें आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो हमने देख लिया सब कि भावना काम कर रही है। इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए हैं और यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया है। इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाला सीमा शुल्क को कम कर दिया जाए। सीमा शुल्क अगर कम कर दिया जाएगा तो व्यापार ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, माल सस्ते आएंगे जाएंगे। कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की वोट लेकर यानी सहारा लेकर भारत उसके बाज़ार में सेंध मारना चाहता है। लोग ऐसा कहीं कुछ देश चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड 3 डेटें 2002 में, 2004 में और 2006 में प्रभावी लागू हो गया, हस्ताक्षर हुआ और इसमें बात चल रही थी। ठीक है। यानी कि उस समय दस्तखत भी हुए थे और 2004 में हस्ताक्षर हुए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2002 में दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता हुआ, साफ्टा पर दस्तखत किए गए, है ना। फिर यहाँ पे लिखा है कि समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर भी हुए, फिर 1 जनवरी 2000 से प्रभावी हो गया, लागू हो गया। तो ये डेट थोड़ा ध्यान रखना है। और चूँकि हम एशिया अपने के बारे में पढ़ रहे हैं तो ट्रेड की बात हो रही है। देन आगे तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अपने शॉर्टकट में, क्या लिखा हुआ है? दक्षेस, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, जो कि 1985 में हुआ ना। यस, 1985 में हुआ। और जो साफ्टा है वो 2002 में बना। साफ्टा का क्या है? साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, साफ्टा। देन आगे क्या हुआ? व्यापारिक उद्यम की अगर बात करें तो व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए इनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को फ़ायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने में राजनीतिक मामले में सहयोग ज़्यादा बेहतर होगा।
ऐसा भारत सोचता है। भारत में कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है कि हम दोनों एक साथ व्यापार करने के लिए इस मुद्दे पर राजी रहेंगे। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध में कभी ख़त्म न होने वाले झगड़े और हिंसा की एक कहानी जान पड़ते हैं। तो भाई ये लंगोटिया हमारे दोस्त यार, लंगोटिया सब कुछ कह सकते हैं। फिर भी तनाव को कम करने और शांति बहाल करने के लिए इन देशों के बीच लगातार प्रयास हुए हैं, यानी भारत और पाकिस्तान के। दोनों देश युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाल के उपाय करने पर सहमत हो गए हैं। अभी सिंदूर वाला ऑपरेशन देखेंगे आप लोग। सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियां दोनों देशों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हुए हैं और दोनों देशों के नेता एक दूसरे को लेकर बेहतर ढंग से समझने और दोनों देशों के बीच मौजूद बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलनों में भेंट करते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान अगर देखे जाए तो दोनों देशों के पंजाब वाले हिस्सों के बीच कई बस मार्ग खुले हैं। मतलब जो पंजाब वाला इलाका है पाकिस्तान में भी पड़ता है और हिंदुस्तान में भी पंजाब ही है, तो वहाँ पे बस मार्ग खुले हैं कि लोग आ जा सकते हैं। अब वीज़ा आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। देन कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता है। कंक्लूजन करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं। कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता, चाहे वो क्षेत्र अपने को गैर इलाकी ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करे, उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता ही है। चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में चीन की रणनीति साझेदारी पाकिस्तान के साथ है, यानी रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है। एक सेकंड। चीन की राजनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और यह भारत चीन संबंधों में बड़ी कठिनाई है। भारत और चीन के संबंध में बड़ी कठिनाई है क्योंकि चाइना पाकिस्तान को समेट रहा है। विकास की ज़रूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये 2 बड़े देश चाइना और भारत ज़्यादा नज़दीक आए हैं। सन 1991 के बाद 1991 में क्या हुआ था? बताइए 1991 में मनमोहन सिंह के माध्यम से ये सब हुआ था। 1991 के बाद इनके आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हुए हैं। शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेज़ी से बढ़ा है। शीत युद्ध जानते ही हैं, यूएसएसआर और यूएसए में हुआ था। जब 1991 में यूएसएसआर टूट गया, यानी रसिया जब बिखर गया 15 राज्यों में, तब एक दादा बचा, अमेरिका। तो शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेज़ी से बढ़ा है। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने बेहतर संबंध किए हैं। वह भारत पाकिस्तान के बीच लगातार मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। दोनों देशों के आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार की नीतियाँ अपनाई गई हैं। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिका की भागीदारी ज़्यादा गहरी हुई है। अमेरिका में दक्षिण एशिया के मूल के लोगों की अच्छी खासी संख्या है, यानी कि जो दक्षिण एशिया के लोग हैं अमेरिका में दक्षिण एशिया के मूल, यानी हमारे दक्षिण एशिया में जो भी भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, ये सब यहाँ के लोग अमेरिका में ज़्यादा जाके बसे हुए हैं। तो अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। फिर इस क्षेत्र की संख्या और बाज़ार का आकार भी भारी भरकम है। इस क्षेत्र की संख्या
का आकार भी भारी भरकम है, यानी कि मार्केट यहाँ पे ज़्यादा है। अमेरिका ऐसे नज़र से दिखता है। इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी सधे हुए हैं। ये आ गया ना हित, सुरक्षा और शांति के हित। सुरक्षा भी कर रहा है, शांति भी कर रहा है, और अपना बड़ा बड़ा मिसाइल, तोप, बंदूक, गोला बारूद भी सेल करता है। तो ये हित भी हैं उसके। बहरहाल दक्षिण एशिया को संघर्षों की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। अब देखिए क्या हो गया, पहचाना जाता रहेगा। बहरहाल दक्षिण एशिया को संघर्षों की आशंका वाले क्षेत्र, यानी दक्षिण एशिया में हमेशा संघर्ष होते रहेंगे, के रूप में पहचाना जाता रहेगा। देखिए सब क्या लिखा हुआ है, अथवा यह एक ऐसे क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिसे सांस्कृतिक गुण, धर्म तथा व्यापारिक हित एक हैं। यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज़्यादा यहाँ के लोगों और सरकारों पर निर्भर करती है कि हम कैसा बनाना चाहते हैं। हम आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं। तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म। इसमें हम पढ़ रहे थे टॉपिक, ये बुक है 12वीं क्लास की समकालीन विश्व राजनीति। और चैप्टर हम कौन सा कर रहे थे? चैप्टर हम कर रहे थे ये समकालीन एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया का एक टॉपिक हमने उठाया था, और इस टॉपिक का हमने पढ़ा भारत और उसके पड़ोसी, है ना। और अगला वीडियो अब नेक्स्ट बताएंगे, आधे घंटे की वीडियो किया। और आप लोग पढ़िए, एंजॉय करिए, सुनते हुए काम करते रहिए, और इसको 1.5 1.75 पे देख सकते हैं स्पीड करके। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।